नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इग्नू के एमए पॉलिटिकल साइंस कार्यक्रम का एक बेहद महत्वपूर्ण पेपर MPSE 001 भारत और विश्व, जो जून 2024 में सत्र में परीक्षा के तहत आया था। ये पेपर छात्रों के लिए और इसका विश्लेषण सिर्फ 2024 के छात्रों के लिए नहीं बल्कि 2025 में परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा। क्योंकि अगर आप इग्नू के इग्नू के पिछले वर्षों के पेपर्स को देखें तो एक बात तो साफ हो जाती है कि हर साल कुछ पर्सन रिपीट होते हैं। तो ऐसे अगर आप 2024 के इस पेपर को सही ढंग से समझ लिया तो आप 2025 की तैयारी में पहले से ही एक कदम आगे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत और विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। भारत की विदेश नीति केवल किसी सरकार की नीति नहीं होती, बल्कि ये देश के ऐतिहासिक अनुभव और सामाजिक संरचना और सुरक्षा जरूरतों और आर्थिक आकांक्षाओं और वैश्विक परिवेश के समन्वय से बनती है। ये नीति भारत की भौगोलिक स्थिति और आंतरिक राजनीतिक ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय दबावों भी प्रभावित होती है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की विदेश नीति में सामंजस्य बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण हो गया। भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय वातावरण। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल देश है, जिसके पड़ोसी देश जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि जो साथ भू राजनीतिक संबंध हमेशा से महत्वपूर्ण रहे। और दूसरा जो है ऐतिहासिक और वैचारिक पृष्ठभूमि। भारत ने उपनिवेशवाद का अनुभव किया, इसलिए उसकी विदेश नीति में स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत शुरू से मौजूद रहे। उदाहरण पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति और संयुक्त राष्ट्र में निष्पक्ष भूमिका। तीसरा जो है आंतरिक राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताएं। भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था को ऊर्जा, तकनीक और निवेश की जरूरत है, जिससे उसकी विदेश नीति आर्थिक कूटनीति की ओर झुकी। उदाहरण भारत यूएई और CEPA 2022, भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता। चौथा जो है सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी चिंताएं। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर खतरे ने भारत की विदेश नीति का सुरक्षा केंद्रित बना दिया। चीन के साथ गलवान और संघर्ष के बाद LAC पर नीति बदलाव। दूसरा क्वेश्चन है जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC भारत की सर्वोच्च संस्था है, जो सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं और सैन्य, आंतरिक, रणनीतिक और परमाणु पर नीति निर्माण करती है। इसकी स्थापना 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद की गई, ताकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का समन्वित संगठित ढंग से तैयार किया जा सके। पहला जो है संरचना सदस्य। NSC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके मुख्य अंग जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रणनीतिक नीति समूह सचिवालय है। उदाहरण जो अजित डोभाल की भूमिका वर्तमान NSC के रूप में। कार्य और भूमिका। NSC रक्षा, विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और परमाणु नीति पर रणनीतिक सलाह देती है। उदाहरण पुलवामा हमले के बाद रणनीतिक कार्रवाई। तीसरा जो संकट प्रबंधन भूमिका। NSC राष्ट्रीय आपात स्थितियों जैसे महामारी, युद्ध, साइबर अटैक के समय निर्णय लेने की अहम भूमिका निभाती है। उदाहरण कोविड-19 के दौरान आपदा प्रबंधन। चौथा है अंतर संस्था समन्वय। ये सेना, खुफिया एजेंसियों, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करता है। तीसरा क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के शासन के दौरान विदेश नीति के मुख्य उपलब्धि की चर्चा कीजिए। इंदिरा गांधी के काल जो है भारत की विदेश नीति में निर्णायक मोड़ों का समय था। इस काल में भारत ने विश्व राजनीति में स्वतंत्र निर्णय लिया और अपनी राजनीतिक स्थिति को सीट किया। पहला जो बांग्लादेश युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था, और 1971 में इंदिरा गांधी के ने पूर्वी पाकिस्तान संकट में निर्णायक हस्तक्षेप किया और जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। उदाहरण शिमला समझौता 1972 में। भारत सोवियत मैत्री संबंध 1971, ये संधि भारत के लिए सुरक्षा और सामरिक साधनों को लाने में सहायक रही। उधर अमेरिका और चीन के नज़दीक आने के बीच USSR का मिलना। परमाणु परीक्षण 1974, नामक भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ। और चौथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेतृत्व। इंदिरा गांधी ने NAM को एक नई दिशा दी और विकासशील देशों की आवाज़ बुलंद किया। अफ्रीका और एशिया देशों के संबंध।
भारत ने अनेक नव स्वतंत्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाया और उदाहरण भारत और अफ्रीका मैत्री कार्यक्रम शुरुआत हुई। चौथा क्वेश्चन जो है, भारत की विदेश नीति के लिए यूरोपीय संघ के महत्व के बारे में वर्णन कीजिए। यूरोपीय संघ भारत का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक साझेदारी है। भारत के संबंध लोकतंत्र और मानवाधिकार, व्यापार और पर्यावरण और वैश्विक शासन को साझा मूल्य पर आधारित है। व्यापारिक साझेदारी भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है और उदाहरण 2022 में भारत और द्विपक्षीय व्यापार $120 बिलियन से अधिक रहा। निवेश सहयोग EU के देश भारत में तकनीकी और औद्योगिक निवेश कर रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस की कंपनियां भारत के ग्रीन एनर्जी और सेक्टर से निवेश कर रही है। तीसरा जो है रणनीतिक संवाद और सहयोग, दोनों पक्ष साझा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी और समुद्री सुरक्षा के सहयोग करते हैं। चौथा जो है उच्च शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग, जैसे कार्यक्रम जैसे होते शैक्षिक आदान प्रदान हो रहा है। उदाहरण हजारों भारतीय छात्र यूरोप में अध्ययन कर रहे हैं। पांचवा जलवायु और सतत विकास में साझेदारी, भारत को जो है पेरिस एग्रीमेंट लक्ष्य को सहयोग दे रहा है। और पांचवा क्वेश्चन जो है संक्षिप्त टिप्पणियाँ, भारत और जापान संबंध, दोनों देश रणनीतिक साझेदार है और एशिया अफ्रीका विकास गलियारा के साथ काम और बुलेट ट्रेन परियोजना, मुंबई अहमदाबाद और क्वाड समूह में सहयोग और जापानी निवेश और तकनीकी मदद। दूसरा क्वेश्चन जो भारत और अमेरिका संबंध, रक्षा और व्यापार में गहराई है और ऐसे जैसे जो रणनीतिक सहयोग और इंडो पैसिफिक नीति, तकनीकी क्षेत्र या गूगल एप्पल जैसी कंपनियों की भागीदारी, शिक्षा और प्रवासी भारतीयों का योगदान। और छठा क्वेश्चन भारत की परमाणु नीति का वर्णन कीजिए। भारत की परमाणु नीति शांतिपूर्ण उपयोग और न्यूनतम प्रतिरोध सिद्धांत पर आधारित है। भारत ने परमाणु हथियारों की सुरक्षा की अंतिम आवश्यकता माना है, न कि आक्रामकता का उपकरण। ये नीति आत्मनियंत्रण और पारदर्शिता और वैश्विक शांति को महत्व देती है। शांतिपूर्ण उद्देश्य, भारत ने हमेशा परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण प्रयोग की बात की है, जैसे ऊर्जा और चिकित्सा, कृषि आदि में। नो फर्स्ट यूज नीति, भारत ने ये नीति अपनाई कि वह पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, पर जब कार्रवाई करेगा। भारत की ये नीति चीन और पाकिस्तान के दोनों से अलग है। न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध, भारत अत्यधिक हथियारों की दौड़ में नहीं बल्कि पर्याप्त ताकत के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और आसियान के संबंधों को वर्णन करें। आसियान जो है भारत का पूर्वी पड़ोसी क्षेत्र है, जिसके साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध है। और लुक ईस्ट और फिर एक्ट ईस्ट के तहत भारत के इन संबंधों को और मजबूत किया। व्यापार और निवेश सहयोग, एशियन भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी है। राजनीतिक समुद्री सहयोग, हिंद महासागर में शांति और नौवहन स्वतंत्रता के लिए भारत एशियन के साथ मिलकर काम करता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच बौद्ध हिंदू संस्कृति का पुराना संबंध है। उदाहरण रामायण महोत्सव। और चौथा कनेक्टिविटी परियोजनाएं, भारत और आसियान देशों में भौगोलिक जुड़ाव को बढ़ा रहा है। उदाहरण भारत, म्यांमार और थाईलैंड। क्षेत्रीय संतुलन और चीन को संतुलित करना, एशियन भारत के लिए चीन की रणनीति का संतुलित करने में का मंच भी है। आठवां क्वेश्चन जो है भारत तथा पश्चिमी एशिया के बीच आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। जो ये क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया भारत के लिए ऊर्जा और व्यापार, प्रवासी रोजगार और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत वहाँ के देशों के साथ आर्थिक निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ा रहा है। ऊर्जा आयात, भारत अपनी ज़रूरतों को लगभग 60% तेल जो है पेट्रोलियम पश्चिम एशिया से लाता है। उदाहरण सऊदी अरब। और प्रवासी भारतीय रेमिटेंस, लगभग 80 लाख भारतीय खाड़ी देश में कार्यरत हैं। निवेश सहयोग, UAE, कतर, सऊदी जैसे देश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं। खाद्य और कृषि सहयोग, पश्चिमी एशिया भारत में चावल, फल आदि का आयात करता है। धन भारत, UAE और खाद्य सुरक्षा गलियारा।
तकनीकी और रक्षा सहयोग, डिजिटल, साइबर और रक्षा उपकरणों से भी सहयोग बढ़ा रहा है। उदाहरण भारत इजराइल और रक्षा समझौते, ड्रोन, साइबर सहयोग। 9th क्वेश्चन जो अफ्रीका के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों की चर्चा कीजिए। अफ्रीका भारत के लिए ऊर्जा संसाधनों और रणनीतिक साझेदारी का स्रोत है, साथ ही दक्षिण सहयोग के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। संसाधनों का व्यापार, भारत अफ्रीका से कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस खरीदता है। उदाहरण नाइजीरिया, अंगोला तेल आयात। कृषि और फार्मा उत्पाद निर्यात, भारत अफ्रीका को दवाई और कृषि मशीनरी खाद्य उत्पाद निर्यात करता है। रक्षा और प्रशिक्षण सहयोग, अफ्रीकी देशों को भारत जो है सैन्य प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध कराता है। विकास सहायता निवेश, भारत ने कई देशों को ऋण और टेक्नोलॉजी सहायता दी है। और 10वां क्वेश्चन जो है समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर गंभीर विश्लेषण कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब केवल व्यापारिक संस्थान नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति और कूटनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली शक्तियां बन गई है। इसके प्रभाव का दायरा नीति निर्माण, रोजगार, तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान तक फैला है। वैश्विक पूंजी और निवेश का संचार, गरीब और विकासशील देशों में निवेश लाकर औद्योगिकरण को गति देती है। उदाहरण एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, भारत में विस्तार। राजनीतिक और नीति निर्धारण का प्रभाव, कई बार सरकारों की नीति बदलवाने में बहुत भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण, ये कंपनियां वैश्विक और संस्कृत खान पान जीवन शैली को बदल देती है। तकनीक नवाचार में बढ़त, नई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप और इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है। समस्याएं और आलोचनाएं, अक्सर कर चोरी या श्रमिक शोषण और स्थानीय उद्योगों को खत्म करने के लिए आलोचित होती है।